जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर बीती रात हुए हमले के बाद अब राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा खतरे में है, ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड ना मिलने की वजह से हमला हुआ है, ये भी खड़गे ने कहा है। खड़गे के बयान पर फिर जेपी नड्डा ने भी पलटवार किया है। हमले की जांच की जाएगी, ऐसा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का कहना है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले से सियासत अब दहल उठी है। कल रात एक शादी समारोह में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में सनसनी फैल गई है। हमले में फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बचे हैं, लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर हमला किया गया है और तो हमला किया गया है और उनकी सुरक्षा खतरे में है। और ये आज ऐसा माहौल वहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि उनकी सुरक्षा खतरे में इसलिए है कि उस जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस था, आज ये हालत वहां पर हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है और इम्पोर्टेंट लीडर्स को मारे जाने की मंसूख कर रहे हैं। अगर थोड़े देर एक ही मिनट अगर होता तो फारूक अब्दुल्ला को मार देते थे। ये हुआ कि लोकल उनकी जो साथ में रहने वाली सिक्योरिटी है उसने बचा ली, लेकिन मैं समझता हूं कि क्या गवर्नमेंट का इरादा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को मारने का? जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता और देश के भी वरिष्ठ नेता श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन पर जानलेवा हमला हुआ। ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये बहुत ही गंभीर मामला है। भारत सरकार इस बारे में बहुत गंभीर है और मैं भारत सरकार की ओर से इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी इसमें इंक्वायरी की आवश्यकता होगी वो पूरी की जाएगी और जो दोषी है जिसे पकड़ लिया गया है उसके मंसूबों को भी बहुत गहराई से उसकी जानकारी ली जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी आज सुबह अपने वालिद फारूक अब्दुल्ला का हालचाल जानने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पिता का हालचाल जाना, उनसे बातचीत की, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूरी अपडेट ली। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद थे। और आपको बता दें कि कल रात जिस वक्त फारूक अब्दुल्ला पर हमला हुआ उस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली के दौरे पर थे और आज सुबह ही दिल्ली से सीधे अपने पिता से मिलने के लिए जम्मू पहुंचे हैं। उमर साहब, आप इस हमले को किस तरीके से लेते हो? क्योंकि डॉक्टर साहब के बिल्कुल पीठ पे उसने टिका दिया था। मैं शाबाश देता हूं डॉक्टर साहब के पीएसओ जो हैं, उन लोगों ने अगर वो हाथ, क्योंकि गोली और हाथ उन दोनों का गठा चला जिससे ऊपर चली गई और छरे मुझे और नासिर साहब को भी लगे, उसके जो ऊपर से गर्म गिरते हैं। जिस फंक्शन के अंदर इतने हाईली प्रोटेक्टेड पर्सनैलिटी हो और उनके साथ जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, एडवाइजर साहब हों और बाकी लोग जो हमारे मेंबर लेजिस्लेटिव्स हों, उसके बाद उस वहाँ इतना बड़ा ये हादसा होना, ये कोई छोटी बात नहीं और ये सोचने पे मजबूर कर रहा है। और अब क्या है क्या नहीं है ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, लेकिन इस पे एलजी साहब को बड़ा सीरियस नोट लेना पड़ेगा क्योंकि ये मौत हमने बड़ी करीब से देखी है। एक आदमी आता है तो उसने रिवॉल्वर बिल्कुल टच करके रखता है। बैंकेट हॉल है जहां शादी विवाह में शामिल होने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रिवॉल्वर रखा और उसने फायर किया। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला। जम्मू में शादी समारोह में फारूक पर फायरिंग। आरोपी में सिर पर पिस्टल रखकर चलाई गोली। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से बाल बाल बचे फारूक।
बुधवार की रात जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला एक जानलेवा हमले में बाल बाल बच गए। मौत दबे पांव पीछे से आई, लेकिन फारूक अब्दुल्ला को छूते हुए निकल गई। वो भी इसलिए क्योंकि ऐन वक्त पर एक सुरक्षाकर्मी ने फारूक के सिर तक पहुंच चुकी मौत का रुख मोड़ दिया और उस शख्स को धर दबोचा जो फारूक के सिर से पिस्टल सटाकर ट्रिगर दबा चुका था। इस सीसीटीवी फुटेज में फारूक अब्दुल्ला पर हुए उस जानलेवा हमले का एक एक फ्रेम साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें 5 सेकंड्स में 10 कदम का फासला तय कर एक शख्स ने फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाई। जगह होटल रॉयल पार्क जम्मू। तारीख 11 मार्च 2026। वक्त रात करीब 10:30 बजे। यह होटल रॉयल पार्क का बैंक्वेट हॉल है, जहां बुधवार रात एनसी कार्यकर्ता सुरजीत सिंह के बेटे की शादी का जश्न चल रहा था। रात करीब 10:30 बजे सुरक्षा कर्मियों से घिरे फारूक अब्दुल्ला डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के साथ बैंक्वेट हॉल में दाखिल होते हैं, इस बात से बेखबर कि मौत उनके पीछे लगी हुई है, जो इस तस्वीर में, इस वीडियो में पहली बार उनसे सिर्फ 10 कदम की दूरी पर दिखाई देती है। फारूक के सुरक्षा कर्मियों और सहयोगियों के ठीक पीछे चल रहे इस शख्स का नाम है कमल सिंह जम्वाल, जिसने दाहिनी पॉकेट में हाथ डाल रखा है और पीछे पीछे करीब 4 कदम चलने के बाद ये तेजी से पॉकेट से जब हाथ निकालता है तो उसके हाथ में पिस्टल होती है, जिसे फारूक पर तानते हुए वो तेजी से चलते हुए उन तक पहुंच जाता है और फारूक के सिर के पीछे पिस्टल सटाकर ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि ऐन मौके पर एनएसजी के ये जवान हमलावर का हाथ ऊपर की तरफ कर देते हैं, जिससे कि गोली हवा में चलती है और मौत फारूक को छूकर निकल जाती है। गोली की आवाज से लोग दहल जाते हैं। सुरक्षाकर्मी हमलावर को दबोच लेते हैं और फिर डिप्टी सीएम के सामने ही लोग हमलावर की धुनाई करने लगते हैं, जिसे उनके गुस्से और चंगुल से बचाकर पुलिस गिरफ्तार करके गंगियाल पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मैं 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था, यही मेरा मकसद था। मुझे आज मौका मिला तो मैंने फारूक को मारने की कोशिश की। पुरानी मंडी, पुरानी मंडी पुराना शहर, पुराना गांव, जम्मू का सबसे पहली राजधानी 1371 की, वो भी लिख लीजिए। नाम क्या आपका? कमल सिंह जम्वाल। कमल सिंह जम्वाल जी। फादर ने सन ऑफ लेट श्री अजीत सिंह जम्वाल। लेट श्री अजीत अजीत AJIT। अजीत सिंह जम्वाल। कहाँ के रहने वाले हो? मैं जम्मू पुरानी मंडी बताया है ना आपको। हेलो सॉरी, कुछ कह रहे? लेकिन सवाल है कि आखिर 61 साल का कमल सिंह जम्वाल आखिर 20 सालों से फारूक की जान के पीछे क्यों पड़ा था? वो उन्हें क्यों मारना चाहता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और अब तक की जांच में जो बात सामने आई है वो ये कि फारूक अब्दुल्ला यहाँ जिस शख्स की शादी में शामिल होने आए थे वो आरोपी का भतीजा लगता है, इसलिए आरोपी आसानी से फारूक तक पहुँच गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कमल सिंह जम्वाल जम्मू का ही रहने वाला है। जम्मू के मंडी इलाके में कई दुकानों का मालिक है। दुकानों के किराए से उसे अच्छी खासी आमदनी होती है। कमल सिंह जम्वाल के पास लाइसेंसी पिस्टल भी है और उसी लाइसेंसी पिस्टल से फारूक पर गोली चलाई थी। जम्मू शहर में देर रात एक शादी समारोह में गोलीकांड का मामला सामने आया है। इस शादी समारोह में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब शामिल थे। ये बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस गोली कांड में शामिल शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है। तमाम एंगल्स को खंगाला जा रहा है। परत दर परत इस सारे मामले की छानबीन और जांच हो रही है। ये बेहद गंभीर मामला है। एक शादी समारोह में इस प्रकार की गोलीकांड का होना बेहद चिंताजनक है। भगवान का शुक्र है कि सभी लोग जो उस शादी समारोह में थे, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे, सब सुरक्षित हैं।
मगर सवाल ये कि आखिर Z+ सिक्योरिटी के बावजूद हमलावर पिस्टल के साथ फारूक अब्दुल्ला तक कैसे पहुंच गया। फारूक अब्दुल्ला के बेटे और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, अल्लाह मेहरबान है, मेरे पिता बाल बाल बचे। अभी डिटेल साफ नहीं है, लेकिन जो पता चला है वो ये कि लोडेड पिस्टल वाला एक आदमी पॉइंट ब्लैंक रेंज में आकर गोली चला पाया। सिर्फ क्लोज प्रोटेक्शन टीम ने ही गोली को रोका और ये पक्का किया कि हत्या की कोशिश नाकाम हो जाए। इस समय जवाबों से ज्यादा सवाल हैं, जिनमें ये भी शामिल है कि कोई Z+ NSG प्रोटेक्टेड पूर्व सीएम के इतने करीब कैसे पहुंच गया। सवाल कई और भी हैं, जिनका जवाब तलाश किया जा रहा है। राजन वैद के साथ समीर भट्ट, जम्मू, न्यूज़ 18। मेरे पास पटाखा यहाँ पड़ा हो तो मुझे यहाँ कुछ गर्मी जैसी लगी और मुझे कुछ पता नहीं था। इतना वक्त में इन्होंने मुझे जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठा दिया। जो इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया तो मुझे कहने लगे, जनाब ये तो एक पिस्तौल था आपके इस इंसान के पास और उसने 2 गोलियां चलाई थी। दूसरी गोली में हमारे इनके जो हमारी सिक्योरिटी वाले भी हैं और दूसरे, उन्होंने क्या किया कि एक ने उसको हाथ बाजू से पीछे खींचने की कोशिश की तो उससे वो डिस्टेबलाइज हो, तो उसका जो पिस्तौल है वो ऊपर को चला गया। इतने वक्त में सिक्योरिटी वाले ने उस पिस्तौल को उसके हाथ को पकड़ लिया तो गोली चल दी थी। मैंने इतना ही सुना। उसके बाद यहाँ आके घर में मुझे कोई भी, न मैं इस आदमी को जानता हूँ न मुझे इस आदमी का कुछ पता है, बिल्कुल नहीं। इसने स्टेटमेंट दिया कि ये 20 साल से तैयारी कर रहा था, इसकी पर्सनल कोई रंजिश थी, मकसद था। क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? देखिए, मुझे क्या पता इसका मकसद क्या था, क्या रंजिश क्या थी, क्योंकि मैंने किसी के साथ बुराई नहीं की है। जो भी मेरे पास आया, जब मैं वजीर आला भी था, वो क्यों ना ऑपोजिशन का हो, मैंने उससे अपने लोगों से ज़्यादा मोहब्बत की, ज़्यादा उनकी मुश्किलें दूर करने की कोशिश की। मैंने कभी भी दिल में किसी के लिए नफरत पैदा नहीं की है। पता नहीं इसको क्या था, रंजिश क्या थी। लगता है सिक्योरिटी लैब्स है किसी जगह। देखिए, ये कहूँ कि सिक्योरिटी लैब्स है, ये तो एक बहुत बड़ा सेंटेंस है। सवाल इस बात का है, इस मैरिज में सारे बड़े बड़े लोग थे, इसलिए पुलिस को इसका एहतियात ख्याल तो रखना चाहिए था, जिसका नहीं था। वहाँ कोई पुलिस का इंतजाम था ही नहीं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सिक्योरिटी मेरे साथ थी और फिर हमारे जो मिनिस्टर साहब थे उनकी थोड़ी सी सिक्योरिटी थी साथ, और हमारी ये MLAs वगैरह थे जिन्होंने उस वक्त हिम्मत की और मैं बच गया। आपको होम मिनिस्टर साहब का भी फोन आया था, गृह मंत्री जी का? हाँ, मुझे आया था। क्या बोला? रात को उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैसे हैं। मैंने कहा जी शुक्र है उसका, ऊपर वाले का, कि मैं बच गया हूँ। और उन्होंने कहा नहीं, हमने उसको पकड़ लिया है, उसकी तहकीकात करेंगे और आपको बता देंगे कि ये क्या हुआ है। सर, इंक्वायरी होनी चाहिए प्रॉपर इसमें। और देखिए, अब तो इनकी तक है, इंक्वायरी तो इनको करनी चाहिए कि हुआ क्यों, क्या वजह थी, क्योंकि ये चीज़ें होती रहती हैं। आजकल जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जहाँ पे कि एक नफरत का एक जाल फैला हुआ है, वहाँ पे एहतियात करना चाहिए। सर, आपको लगता है लाइसेंस वेपन का जो मिसयूज हो रहा है, आपको लगता है फेलियर है? इसी द क्वेश्चन हियर इज, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, जो वतन में नफरत है ना, उसने जड़ें पकड़ ली है। अब उन लोगों के लिए जगह बहुत कम है जो दोस्ती की बात करते हैं, जो एक दूसरे मजहब की मोहब्बत की बात करते हैं, क्योंकि कोई मजहब सिखाता नहीं है नफरत, कोई मजहब सिखाता नहीं है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाओ, बल्कि हर धर्म जो है वो मोहब्बत सिखाता है, प्यार सिखाता है, एक दूसरे की मदद सिखाता है। और मैं समझता हूँ कि हमने उस धर्म को छोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे अपने उन PSOs के लिए जिन्होंने डिफ्लेक्ट करा था? बड़ा इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया, वहाँ पे पुलिस की गाड़ी नहीं अवेलेबल नहीं थी, जो कोऑपरेशन। देखिए ना, वहाँ पुलिस थी ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये, पुलिस थी ही नहीं, जबकि पुलिस को होना चाहिए था। मेरे लिए नहीं, वहाँ तो सबसे बहुत बड़े बड़े लोग आए थे उस शादी में, तो शादी के लिए तो जरूरी था कि वहाँ प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसमें ऐसे लोग हैं और इसका एहतियात तो करना चाहिए, जरूरी है।
आप अपने पीएसओस का रोल कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने डिफ्लेक्ट किया है? उन्होंने देखिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक जो मेरे साथ जो लोकल पुलिस है, उनके बंदे हैं जो मेरे साथ सिक्योरिटी में है, उसके बाद जो एनएसजी है जो अपनी जान को सामने रखकर मुझे बचाने की कोशिश करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल के नेता जो हैं, लीडर हैं, लगातार टारगेट कर रहे हैं। कल शाम से जो ये घटना हुई है, लगातार टारगेट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, जेएनके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, कह रहे हैं कि जो एक साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है और साजिश के तहत तक जाना चाहिए। देखिए, साजिश तो अब पता लग जाएगी, मगर मैं गुजारिश करूंगा दोनों सेंटर को भी और स्टेट के एलजी को भी कि ये जो बार बार ये कहते हैं कि माहौल बिल्कुल ठीक हो गया है, उन्हें ये देखना चाहिए क्या सचमुच माहौल ठीक हो गया है, कि माहौल क्या उस लायक हो गया कि हम लोग इज्जत से चल सकें। ठीक है, हमारी राय अलग होगी, मगर भारत जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन है, सेकुलर नेशन है, इसमें हर एक की आवाज हो सकती है। मुझे उनकी आवाज ठीक नहीं लगे, उनको मेरी आवाज ठीक नहीं लगी, मगर हम लोगों ने चलना है। यही तो इस मुल्क की सबसे बड़ी चीज यही थी कि आप बात कर सकते थे। आज देखिए, मीडिया क्या लिख सकता है नहीं। डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा। डॉक्टर साहब, कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने कहा कि स्ट्रेट ना होने की वजह से भी इस तरीके के हादसा पेश आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अगर इलेक्शन हुए, इलेक्शन में ये वादा किया गया कि साहब स्टेटहुड हम रिस्टोर करेंगे, आपकी मुश्किलों को दूर करेंगे। अब बताइए, इतने साल हो गए, कहाँ है वो स्टेटहुड जिसका वादा न सिर्फ इन्होंने पार्लियामेंट में किया बल्कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया। तब तो ये आप हम पे उंगली उठा सकते थे। सर, स्ट्रेट ना होने की वजह से भी क्या क्राइम बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, क्राइम जो है वो तो हालत बन गई है दुनिया में, ये भी बढ़ रही है। और जो अब हालत बन गई है दुनिया में ईरान की जंग से, उससे हम लोगों को और भी असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि गरीबी नहीं, मिडिल क्लास जो है, आप लोग जो हैं, क्या करेंगे आप? हर एक चीज का दाम चढ़ रहा है, आपके तेल का दाम चढ़ जाएगा, आपके गैस नहीं मिलेगी, क्या करेंगे? अब वो जमाने गए कि आप लकड़ी जला के चूल्हा जला सकते थे, वो तो जमाना गया। इसलिए मैं मरकज से जरूर कहूँगा, क्योंकि दोस्ती है ट्रंप से भी और नेतन्याहू से भी, कि खुदा के वास्ते उनसे कहिए जंग बंद करें। फारूक साहब, जंग बंद करना जरूरी है। जिन्होंने आप पे अटैक किया, क्या क्योंकि वो कहते हैं हमारी पर्सनल रंजिश थी, क्या आप उनसे कभी मिले हैं या कोई आपको? कभी नहीं मिला जनाब, मैं जानता भी नहीं हूँ। मैंने पहली दफा उसकी तस्वीर तो कल उस मोबाइल पे ने मुझे दिखाई। मुझसे क्या रंजिश हो सकती है? क्या ये इकलौता शख्स है कि आपको लगता है साजिश के पीछे और भी कुछ हो सकता है और ये पॉलिटिकल साजिश भी हो सकती है? देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि मुझे कुछ पता ही